एवरीवन वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी का अगला क्लास यानी कि क्लास 10 कवर करने वाले हैं, जिसमें हम डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले बुक की नोट्स देख लेंगे, उसके बाद जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, अच्छे खासे नंबर्स हैं क्वेश्चन के जो पूछे गए हैं इस टॉपिक से। तो आप देखिए, जितने भी सिस्टम होते हैं शरीर में वो सारे पढ़ लीजिए। जैसे कंकाल तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, आपका श्वसन तंत्र हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप एक बार ज़रूर देख कर के जाएँ, ख़ासकर जो क्वेश्चन्स पूछे गए हैं, वो ज़रूर देख लें आप। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले बायोलॉजी में दोस्तों 9 क्लास अभी तक हम अपने यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पे अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिए। अब मैं सीधे बढ़ता हूँ, पहले नोट्स करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं, तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको क्लास की पीडीएफ्स प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, वहाँ पर आपको हर एक क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड कराई जाती है। उसका जो लिंक है वो भी आपको हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कराया जाता है। उसके थ्रू आप सीधे टेलीग्राम पर जाकर के और चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं हम पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। आप देखिएगा, विभिन्न भौतिक और रासायनिक क्रियाओं और एंजाइम की सहायता से विभिन्न भौतिक, फिर रासायनिक क्रिया और एंजाइम की सहायता से जो भोज्य पदार्थ होता है यानी जो हम भोजन करते हैं, उसको सरल, छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलना ही पाचन कहलाता है। यानी पाचन की प्रक्रिया क्या है? जो भी भोजन हम लोग अपने शरीर के अंदर निगलते हैं, उस भोजन के टुकड़े को बिल्कुल सरल, छोटे-छोटे और घुलनशील अणुओं में बदलने की जो क्रिया होती है, उसको हम पाचन कहते हैं यानी डाइजेशन कहते हैं। भोजन करने, पचाने, पचे हुए पदार्थों का अवशोषण करके इन्हें रुधिर में पहुँचाने तथा शेष निरर्थक पदार्थ का मल के रूप में परित्याग करने में शामिल सभी अंग पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग हैं। कहने का मतलब है, भोजन करने से लेकर भोजन पचाने तक, भोजन के अवशोषण से लेकर के और जो वेस्टेज है उसको बाहर निकालने तक, जितने शरीर के अंग उसमें भाग लेते हैं या काम करते हैं, उन सभी अंगों को हम पाचन तंत्र के अंग कहते हैं यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम के भाग कहते हैं उनको। पाचन तंत्र में मुख से गुदा तक फैली एक लंबी आहार नाल होती है, एलिमेंट्री कैनल, तथा इससे संबंधित कुछ सहायक अंग भी होते हैं। तो मैं आपको साथ में चित्र भी दिखाते चलूँगा। सबसे पहले यहाँ पर बात आ रही है आहार नाल की, और इसमें देखिएगा, मनुष्य में आहार नाल की जो लंबाई होती है वो लगभग 8 से 10 मीटर तक की होती है। और आप यहाँ देखिएगा, मुख, ग्रासन गुहिका, ग्रास नली, अमाशय और आंत, ये सभी आहार नाल के ही भाग हैं। आहार नाल जो मुख से शुरू होता है, आप देखिए यहाँ आपके सामने जो डायग्राम है आप इसमें देख पा रहे हैं दोस्तों, यहाँ से जो शुरू हो रही है पाइप जैसी, यही आपकी ग्रास नली है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्रास नली है। लेकिन हमने क्या पढ़ा था? आहार नाल। देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो पूरा यहाँ से शुरू होता है ये पूरा आहार नाल है। इसमें ये जो आपका अमाशय है, स्टोमक, ये भी आ जाता है, आहार नाल का हिस्सा है। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, इसके बाद जो आंत होता है, जिसमें छोटी आंत और बड़ी आंत, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ये है बड़ी आंत का हिस्सा। इसके अंदर ये जो है आपका इस तरीके से ये सब छोटी आंत का हिस्सा है। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि आहार नाल यहाँ से लेकर के और पूरा लास्ट रेक्टम तक फैला हुआ होता है यहाँ पर। ठीक है ना? तो ये सभी आहार नाल का हिस्सा है। और आहार नाल के अलग-अलग हिस्सों में आप देखिएगा, पहले ये मुख गुहिका हो गया, फिर ये ग्रास नली हो गया, यहाँ अमाशय हो गया, और आहार नाल के सबसे अंतिम भागों में आपका आता है जो आंत है, इंटेस्टाइन, वो। अभी देखिएगा, हमने ये पढ़ लिया था कि मनुष्य के आहार नाल की जो औसत लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। इसमें मुख, ग्रासन गुहिका, ग्रास नली, अमाशय और आंत जो होते हैं वो आहार नाल के प्रमुख भाग हैं। जिह्वा के क्षेत्राकार परिकोटीय तथा परिणत अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं यानी टेस्ट बड्स द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है। यानी देखिए, जीभ का जितना क्षेत्र है,
वो परिकोटीय तथा परिणत अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाएँ उसमें होती हैं यानी टेस्ट बड्स। बिल्कुल छोटे-छोटे आप देखिएगा तो बिल्कुल छोटे-छोटे आकार में ये रहती हैं डॉट-डॉट जैसा और वही टेस्ट बड्स होती हैं यानी स्वाद कलिकाएँ होती हैं जिनकी सहायता से हमें स्वाद का पता चलता है। मनुष्य में इसके अग्र छोर मीठे यानी जीभ का जो आगे वाला हिस्सा है वो मीठा, पश्च भाग यानी जो पीछे वाला भाग है वो कड़वा और पार्श्व यानी किनारे के जो भाग होते हैं वो खट्टे और अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। ये याद रखना है कौन सा भाग किस प्रकार के स्वाद के लिए कार्य करता है। जैसे इसमें आपने देखा सबसे आगे वाला हिस्सा मीठा, फिर पीछे वाला हिस्सा कड़वा, फिर किनारे वाले हिस्से खट्टे और आगे के छोर और किनारे जो होते हैं वह नमकीन स्वादों का अनुभव करते हैं। यहाँ देखिए मैंने एक इमेज अभी साथ में अटैच कर दिया है जिसको देख के आपको पता चल सके। देखिए इसमें सबसे पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पर, ये सबसे पीछे वाला हिस्सा यह कड़वा के लिए है यानी कि कड़वाहट महसूस करता है। दोनों साइड के जो हिस्से हैं ये खट्टेपन को महसूस करते हैं। नमकीन जो महसूस करता है वो भी साइड का हिस्सा है और सबसे आगे का हिस्सा जो है यह मीठे के लिए है। तो ये याद रखना है। अब हम सीधे क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अपने क्वेश्चन पर बोल रहा हूँ मैं, नोट्स पहले पूरा कर देता हूँ। लार का स्रावन जो है दोस्तों यह लार ग्रंथियों द्वारा होती है। यह हल्की अम्लीय जिसकी पीएच मान लगभग 6.8 होती है। तो लार की जो प्रकृति है यह किस प्रकार की है? हल्की अम्लीय है और यह निकलती कहाँ से है? लार ग्रंथियों द्वारा स्रावित होती है तथा इसमें लगभग 99.5% क्या होता है? वाटर होता है। मनुष्य के मुख गुहा में लगभग 0.75 से 1.5 लीटर लार का स्राव प्रतिदिन होता है। यानी कि समझिए कि हमारे शरीर में जो लार का स्राव होता है वो 0.75 से 1.5 लीटर प्रतिदिन हो जाता है। लार जो होता है दोस्तों यह भोजन को गीला करने तथा उसकी लुगदी बनाने में सहायक होता है जिससे उसे आसानी से निगला जा सके। लार में टाइलिन होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। टाइलिन लार में उपस्थित होता है और यह स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी उपस्थित होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। एमाइलेज नामक एंजाइम जो होता है इसका स्राव लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है। यानी दोनों ही द्वारा, चाहे लार ग्रंथियां हो या अग्नाशय हो, दोनों के द्वारा एमाइलेज नामक एंजाइम का स्राव किया जाता है जो कि भोजन में उपस्थित स्टार्च यानी मंड को जल अपघटन द्वारा माल्टोज में परिवर्तित करता है जो बाद में ग्लूकोज के अणुओं में टूट जाता है। तो ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अगर हम लिवर की, यकृत की। मानव शरीर की यह सबसे बड़ी ग्रंथि है, कई बार पूछा गया है। याद रखना है मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है लिवर यानी कि यकृत। यह उदर गुहा में तंतु पट अर्थात डायाफ्राम के नीचे रहता है। आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है तथा इसका भार जो है, बहुत बार इसका वजन पूछा गया है। याद रखिए इसका वजन 1.5 kg के आसपास होता है, 1.5 किलोग्राम के बराबर होता है। यह अनेक क्रियाओं का संपादन करता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जिनमें पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोलिसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन भी यह करता है। रक्त में अमीनो अम्ल के नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना अर्थात यूरिया का संश्लेषण भी यकृत करता है। अभी आप देख लीजिए यहाँ पर चित्र में मैं दिखा रहा हूँ, ये आपका ऊपर से ग्रास नली आया या फिर आहार नाल कह लो। आहार नाल का मतलब आहार जिस नली से होकर के और पूरे रास्ते घूमते-फिरते आखिरी तक पहुँचता है, वो आहार नाल हो गया, सीधी-सी बात है। तो जो भी इसमें नली वाला हिस्सा है, वो सभी आहार नाल के हिस्से हो गए। जैसे ये ऊपर से ग्रास नली आया, ये अमाशय हो गया, फिर ये छोटी आंत, ये बड़ी आंत, ये सभी आहार नाल के हिस्से हैं। अब आहार नाल के बाद हमने पढ़ा था दोस्तों जीभ के बारे में। जीभ में मैंने बता दिया था सबसे पीछे का हिस्सा जो है, वो कड़वाहट के लिए, सबसे आगे का हिस्सा मीठापन के लिए। जो दोनों अगल-बगल के हिस्से हैं यानी कि छोरों के किनारे हैं दोनों, वो खट्टे के लिए।
और फिर आगे के में जो दोनों छोर थे वो आपके नमकीन के लिए। उसके बाद हमने पढ़ा था किसके बारे में दोस्तों? यकृत के बारे में यानी कि लिवर के बारे में। ये जो देख रहे हैं आप ये यकृत है यानी कि यही लिवर है। यकृत के ठीक नीचे यहाँ पर पित्ताशय रहता है और दाहिने साइड में आपका अमाशय यानी कि स्टोमक रहता है यहाँ पर। उसके नीचे ये जो मोटा वाला हिस्सा है ये बड़ी आंत है और अंदर वाला जो हिस्सा है ये छोटी आंत है। यकृत का क्या काम है हमने देख लिया था। यकृत जो है ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और ये डायफ्राम के ठीक नीचे रहता है। इसका वेट जो है ये लगभग 1.5 केजी इसका वेट रहता है। पित्त का उत्पादन भी यह करता है। इसके अलावा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों में का उत्पादन भी करता है और यूरिया का संश्लेषण इसका एक और महत्वपूर्ण काम है। आगे बढ़ें आप। यहाँ इस चित्र में भी आप ये सारी चीजें देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ जीभ की बात की गई है। उसके बाद आप देखिएगा मुख का क्या कार्य है। मुख में आपका सबसे मेन चीज है लार का उत्पादन, जो कि लार ग्रंथियों द्वारा किया जाता है। लार का स्राव, खासकर इसमें टाइलिन एंजाइम या लारीय एमाइलेज का उत्पादन होता है। ग्रास नली का क्या काम है? ये ग्रास नली है। ग्रास नली का काम है भोजन को अमाशय तक ले जाना। ये अमाशय है। भोजन यहाँ से जब आप निगलते हैं तो भोजन इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ ये सीधे अमाशय में पहुँचता है। ये डायाफ्राम है, सबसे ऊपर वाला हिस्सा डायाफ्राम, जो कि एक तरह से श्वसन तंत्र का हिस्सा है और उसके नीचे ही सारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग हैं वो उपस्थित हैं। इसमें सबसे पहले अमाशय आता है। आगे हम अमाशय के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन ध्यान दीजिएगा अमाशय एचसीएल, पेप्सिन एंजाइम और प्रोटीन के पाचन का काम करता है। एचसीएल का भी यह स्राव करता है, पेप्सिन एंजाइम का स्राव करता है। इन सभी की सहायता से यह प्रोटीन और भोजन के पाचन में सहायता करता है। फिर यहाँ पर आप देखिएगा ये जो है यकृत है यानी कि ये लिवर है। अभी मैंने दिखा ही दिया। लिवर के प्रमुख काम में आए आपका क्या? पित्त का उत्पादन, फिर ग्लाइकोजेनेसिस और यूरिया का संश्लेषण, ये इसका प्रमुख कार्य है। पित्ताशय का क्या कार्य है? ये पित्ताशय है आपका, इसका प्रमुख कार्य है वसा का इम्लीकरण और पित्त का भंडारण। यहाँ है अग्न्याशय। अग्न्याशय यानी कि इसको पैंक्रियाज बोलते हैं और ये यहाँ उपस्थित रहता है। देखिए मैं आपको ग्रीन कलर से बना के दिखाता हूँ। पैंक्रियाज जो होता है वो यहाँ पे अमाशय के ठीक नीचे रहता है। ये जो व्हाइट वाला हिस्सा है ना, यही पैंक्रियाज का हिस्सा है। ये यहाँ पे पैंक्रियाज रहता है। तो आप देखिएगा पैंक्रियाज जो है जनरली आपको अमाशय के नीचे रहता है और यह मैंने डायरेक्शन यहाँ पर बना दिया। पैंक्रियाज का मुख्य कार्य क्या है? यह अग्न्याशयी रस निकालता है एक, जो कि पाचन में सहायता करता है। इसके अलावा इधर देखिएगा छोटी आंत। छोटी आंत बेसिकली इसमें ये अंदर वाला हिस्सा है छोटी आंत का। ये जो हिस्सा है ये छोटी आंत का हिस्सा है और ये जो लाइन है ये भी छोटी आंत का ही हिस्सा है। छोटी आंत देखिएगा तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है, वसा का पाचन करती है, प्रोटीन का पाचन करती है और पचे हुए जो पोषक पदार्थ है उनका अवशोषण करती है पचने के बाद जो बचता है। और ये सबसे बाहर वाला जो मोटा हिस्सा है ये बड़ी आंत का हिस्सा है। बड़ी आंत के मुख्य कार्यों में आप देखिएगा तो इसमें जल का अवशोषण आता है। निश्चित तौर पर जल का अवशोषण बड़ी आंत द्वारा किया जाता है। और सबसे आखिरी में आपका ये जो निकला हुआ हिस्सा है ये अपेंडिक्स है, जो कि अवशेषी अंग के रूप में माना जाता है। और लास्ट में है रेक्टम यानी कि गुदा, जो मल परित्याग करने के लिए कार्य करता है या फिर उपयोग में लिया जाता है। तो आई होप कि आपने डायग्राम से सारी चीज़ें समझ ली होगी। अब मैं हम फिर से बढ़ता हूँ और हम फिर से काम करेंगे अपने नोट्स पर। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों पित्त के बारे में। पित्त पीला, हरा या फिर नीले रंग का क्षारीय तरल होता है। ये पित्त पित्ताशय के अंदर जो होता है उसकी बात किया जा रहा है। यह पीले हरे रंग का या फिर नीले हरे रंग का क्षारीय तरल होता है, जिसका पीएच मान 7.6 से 8.6 तक होता है। इसका भंडारण पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर में होता है। मानव में प्रतिदिन 800 से 1000 ml पित्त का स्रावन होता है। ये याद रखना है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। तो पित्त में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, लेकिन यह लिपिड के पाचन और अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का पायसीकरण अर्थात इमल्सीकरण करता है। हमने अभी डायग्राम में भी देखा था।
लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। पेप्सिन, ट्रिप्सिन तथा काइमोट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो होते हैं, यह प्रोटीन के पाचन में ये सहायक होते हैं। ये प्रोटीन को छोटी पेप्टाइड श्रृंखलाओं एवं एमिनो एसिड में विखंडित करते हैं। किसको? प्रोटीन को। अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज की हम बात कर लेते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह अग्न्याशय है, यानी कि पैंक्रियाज। यह एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिसमें एक साथ अंतःस्रावी यानी एंडोक्राइन एवं बहिःस्रावी यानी एक्सोक्राइन दोनों प्रभाग दोनों प्रकार के भाग पाए जाते हैं, इसीलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। इससे हार्मोन तथा पाचक रस का स्राव होता है। किससे? अग्न्याशय से, पैंक्रियाज से। इसके पाचक रस को अग्न्याशयी रस भी कहते हैं तथा यह क्षारीय होता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट तथा वसा प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम होते हैं, इसीलिए इसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। किसको? अग्न्याशयी रस को, जो अग्न्याशय द्वारा स्रावित किया जाता है। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्राव अग्न्याशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित करता है। मानव शरीर में क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन, आहार नाल का एक भाग है जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन होता है तथा पचे हुए भोजन का अवशोषण किया जाता है। सवाल ऐसे भी पूछा जाता है कि अधिकांश भोजन का पाचन कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है। यह ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, मध्यांत्र यानी जेजुनम तथा शेषांत्र यानी कि इलियम में विभेदित होता है, यानी इसके तीन हिस्से होते हैं। छोटी आंत के ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम, इसके तीन हिस्से होते हैं जिनकी लंबाई 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर तक होती है, यानी ये अलग-अलग लंबाई है। अब देखिएगा यहाँ पर छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है, यानी ऐसे घुमावदार हमने देखा ही था, जिसकी वयस्क में यानी वयस्क मानव में कुल लंबाई जो इसकी होती है वो 6 से 7.6 मीटर तक होती है। मनुष्य की बड़ी आंत क्रमशः सीकम, कोलन और मलाशय यानी रेक्टम में विभाजित होती है। यानी बड़ी आंत के भी 3 हिस्से हैं, जिसमें एक सीकम है, एक कोलन है और आखिरी जो है सबसे निचला हिस्सा वो रेक्टम है। इसमें यह बंटा होता है। अब देखिएगा यहाँ पर ग्रहणी की श्लेष्मा की एस कोशिकाओं द्वारा सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावन कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन यानी गैस्ट्रिक सेक्रेशन, क्षुद्रांत या अमाशय में वसीय अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। क्षुद्रांत्र द्वारा एंटेरोगेस्ट्रॉन एंटेरोगेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या कृमि रूप परिशेषिका यानी वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है, इसकी लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है, जो कि एक अवशेषी अंग है। इसका आकार छोटे कृमि यानी वर्म की तरह होता है तथा यह बड़ी आंत बृहदांत से सीकम द्वारा जुड़ा होता है। एंजाइम क्या होता है पहले ये भी समझ लीजिए। एंजाइम मूलतः प्रोटीन ही होता है जो बायो उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति बढ़ाने के लिए कार्य करता है। एक तरह से यह उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी कि समझिए कि मोटिवेट करने का। जैसे आप पढ़ नहीं रहे हैं लेकिन किसी ने कुछ बात बोलकर, वीडियो दिखाकर आपको मोटिवेट कर दिया, वैसे ही ये मोटिवेट करने का काम करता है। उत्प्रेरक का मतलब कि स्पीड बढ़ाने का काम करना या गति बढ़ाना, उत्प्रेरित करना, ताकि वह कार्य आसानी से हो सके या जल्दी संपन्न हो सके। तो यह एंजाइम का कार्य होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को ही संपादित करता है, यानी कि कोई भी एंजाइम सभी काम को नहीं कर सकता है। अलग-अलग एंजाइम के लिए अलग-अलग कार्य भी है। उसी प्रकार
कार्य करते हैं ये, जिस प्रकार एक ताले खोलने के लिए एक विशेष चाबी होती है। इसीलिए जैसे हर एक ताले को एक ही चाबी नहीं खोल सकती है, वैसे ही हर एक एंजाइम सभी प्रकार के कार्यों को नहीं कर सकता है। अब देखिएगा, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। अब इसके बाद सीधे हम आ जाते हैं प्रश्न पर दोस्तों, बिना देरी किए हुए पहला सवाल आपके सामने है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? ऑप्शन है पैंक्रियाज, बड़ी आंत, अमाशय या छोटी आंत। देखो, सबसे लंबी जो हिस्सा है ग्रास नली में भी या फिर पूरे मानव के पाचन तंत्र में, वो है छोटी आंत। अब छोटी आंत चूंकि इसकी लंबाई ज्यादा है तो इसमें भोजन, इसमें से बाहर निकलने में उसको समय भी लगता है, ज्यादा समय तक उसी में भोजन रहता है। इसीलिए पाचन का अधिकांश भाग जो होता है वह छोटी आंत में संपन्न होता है, और ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। तो स्मॉल इंटेस्टाइन, इट मीन्स ऑप्शन सी इज द आंसर। आई होप कि आप ये बात याद रखेंगे। मानव शरीर में डाइजेशन का अधिकांश भाग छोटी आंत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थों का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य के मुख से प्रारंभ होता है और आंत तक चलता है, बड़ी आंत तक, लार्ज इंटेस्टाइन तक चलता है। फिर जो वेस्टेज होता है वो रेक्टम के जरिए बाहर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, 69th बीपीएससी का है। निम्नलिखित में से कौन सा जीभ के स्वाद नहीं है? इनमें से किसका जीभ स्वाद नहीं लेता है? मीठा का, कड़वा का, नमकीन का, मसालेदार का, खट्टा का, उमामी का, तीखा का। देखिए, इसमें हमने जहां तक पढ़ा था, इसमें ध्यान दीजिएगा, स्वाद नहीं है ये पूछ रहा है। तो हमने मीठा तो पढ़ा था सबसे आगे होता है, कड़वा भी सबसे पीछे, बिटर सब, कड़वा सबसे पीछे होता है, नमकीन भी साइड में रहता है, उमामी भी आपका बीच में ही रहता है। जैसे ये जीभ है तो आप देखिएगा यहाँ पर उमामी रहता है, ये मीठा हो गया, ये दोनों नमकीन हो गया, ये दोनों खट्टा हो गया, और इधर बिटर यानी कड़वा हो गया। इस तरीके से होता है। मसालेदार भी नहीं मिलेगा, खट्टा तो मिला ही था, और तीखा भी नहीं मिलेगा। तो आपका 4 और 7 ऑप्शन सी इसमें सही उत्तर है। आप देखिएगा, जीभ के क्षेत्राकार, परिकोटीय तथा परिणत अंकुरों में उपस्थित स्वाद कलिकाओं यानी टेस्ट बड्स द्वारा जिह्वा स्वाद ज्ञान का काम करती है। मनुष्य में इसके अग्रछोड़ यानी जो आगे वाले हिस्से हैं वो मीठे, तो ये हो गया, देखो मैं बना ही देता हूँ, ये हो गया मीठा, सबसे आगे वाला हिस्सा। उसके बाद देखिए कहाँ गया, हाँ, पश्च भाग करवा यानी सबसे पीछे वाला जो है ये करवा। इसके बाद आ जाइए अब, पार्श्व किनारे खट्टे, यानी ये जो किनारे हैं ये खट्टे के लिए, ये कड़वा के लिए, ये मीठा के लिए, और फिर अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद के लिए। तो आगे का छोर के किनारे जो हैं ये वाले, ये नमकीन के लिए हैं। ठीक है, मैं इसको दूसरे कलर से दिखाता हूँ। ये जो है हिस्सा आपका, और ये हिस्सा, ये है नमकीन के लिए, नमकीन स्वाद का अनुभव करते हैं। जिह्वा के स्वाद में मसालेदार और तीखा शामिल नहीं है। क्वेश्चन है, करवाहट के लिए मानव जीभ का संवेदनशील क्षेत्र है। करवाहट कौन सा? नोक यानी टिप, ये सबसे आगे का हिस्सा हो गया, मध्य भाग या पीछे का भाग? पीछे का भाग होगा। हमने पढ़ा था कि ये जीभ है तो ये करवाहट के लिए ये होता है, मीठे के लिए ये, खट्टे के लिए ये, और नमकीन के लिए ये। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर है। आप देख सकते हैं, जीभ का अग्रछोर मीठे के लिए, पश्च भाग कड़वे के लिए, पार्श्व किनारे खट्टे के लिए, अग्रछोर और किनारे नमकीन स्वाद के लिए। अगला सवाल आपके पास है, आप देखिएगा यहाँ पर, मनुष्य की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मुख गुहा में देखिए कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है, ये याद रखना है। तो ऑप्शन सी सही होगा। मुख्य गुहा में लार यानी सलाइवा की उपस्थिति में, या सलाइवा में जो उपस्थित एमाइलेज एंजाइम होता है वो स्टार्च यानी कार्बोहाइड्रेट का जो एक रूप है उसको माल्टोस और डेक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। अगला सवाल है, लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो स्टार्च के पाचन पाचन में, स्टार्च को मंड भी बोलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्च को यह किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है।
आप देखिएगा लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निगला जा सके। दूसरा क्या है, लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़ता है। लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? प्रोटीन, रेसे, स्टार्च या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लार की सहायता से कौन पचता है? स्टार्च। अभी हमने पढ़ा था लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। अगला सवाल देखिए, स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज यानी हाइड्रोलाइसिस स्टार्च वाला एंजाइम है। ऑप्शन है इन्वर्टेज या फिर एमाइलेज। एमाइलेज ही होगा, हमने पढ़ा ही था एमाइलेज की सहायता से ये तोड़ता है, तो ऑप्शन बी सही। देखिएगा दोस्तों, एमाइलेज नामक जो एंजाइम होता है इसका स्राव लार ग्रंथियों द्वारा तथा अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है जो कि भोजन में स्टार्च यानी मंड के जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस से ग्लूकोज निर्मित करता है। इस दोस्तों कथन और कारण यहाँ पर दिए गए हैं। कथन क्या है? मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और कारण है यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचक एंजाइम उत्पन्न करता है। देखिए सबसे पहले यकृत जो है वह वसा के पाचन में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ये आपको मैं बता देता हूँ। यकृत पीत रस का निर्माण करता है या स्राव करता है। पीत रस, पीत रस का कार्य क्या होता है? पीत रस जो है ये वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ता है यानी कि इमल्सिफाई करता है, ऐसे समझिए, जिससे कि उसका पाचन और आसानी से हो सकता है। तो ये इसका मुख्य कार्य है। लेकिन यकृत कोई ऐसा वसा को पचाने वाला एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। वो अग्न्याशय में उसका जो अग्न्याशयी लाइपेज होता है उसके द्वारा पाचन उसका होता है। तो यहाँ पर यकृत के द्वारा ऐसा कोई पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न किया जाता है जो कि वसा को पचा सके। तो निश्चित तौर पर कारण गलत है लेकिन कथन यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन सी को हम चूज कर लेंगे। और आप देखिएगा यकृत से पीत की थैली में पीत रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचक एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। अगला सवाल आपके सामने है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड किस अंग में स्रावित होता है? ये पूछने वाली बात ही नहीं है। देखिए आंत, यकृत, अग्न्याशय और अमाशय। अमाशय सही उत्तर होगा यानी कि स्टोमैक जो है इसमें जठर रस आपने सुना होगा। जठर रस का जो स्रावन होता है उसी में जठर रस जो होता है उसी में HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो भोजन को पचाने में कार्य करता है। तो आप देखिएगा मानव शरीर में अमाशय यानी कि स्टोमैक जो होता है यह जठर रस यानी गैस्ट्रिक जूस का स्रावन करता है जिसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl उपस्थित होता है। इसका मुख्य कार्य निष्क्रिय एंजाइमों को सक्रिय एंजाइमों में बदलना, भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को खत्म करना, भोजन के कठोर हिस्से को अपघटित कर उसे नरम बनाना, ये सब काम होता है HCl का। अगला सवाल जो कि 70वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2024 का है, इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पेट में स्रावित होता है? अभी आपने देखा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सो दैट ऑप्शन डी इज द आंसर। और ये काफी आसान सवाल था जो कि 70वीं बीपीएससी के प्री में पूछा गया। प्रत्येक व्यक्ति के अमाशय की दीवार में अनगिनत जठर ग्रंथियां यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जिनमें अम्लजन कोशिकाओं यानी कि ऑक्सिंटिक सेल्स द्वारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl स्रावित होता है। इसका प्रमुख कार्य अम्लीय वातावरण बनाना है जो भोजन के टूटने और पाचन एंजाइमों को सक्रिय करने में सहायता करता है। यह हानिकारक सूक्ष्म जीवों के खिलाफ एक बाधा के रूप में भी कार्य करता है जो भोजन के माध्यम से पाचन तंत्र में प्रवेश कर सकते हैं, उनको रोकता है यह। अगला सवाल है दोस्तों, एंजाइम एक है यानी कि एंजाइम क्या है? इसमें से विटामिन है, बैक्टीरियम है, वायरस है या बायो उत्प्रेरक है? हमने पढ़ा था दोस्तों कि एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। उत्प्रेरक यानी कि गति बढ़ाने का, किसी प्रक्रिया को तेज करने का यह काम करता है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं। ये बायो उत्प्रेरक यानी कि बायो कैटलिस्ट के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करते हैं। अगला सवाल देखिए कितनी बार पूछा गया है, आप यहाँ देख सकते हैं कितनी बार इसे पूछा गया है। और ऊपर भी हमने यही सवाल किया था कि एंजाइम जो होता है ये मूल रूप से क्या है? वसा है, शर्करा है, विटामिन है या प्रोटीन है? तो देखिए मूल रूप से यह प्रोटीन है और यह कार्य किसका करता है? उत्प्रेरक का यह कार्य करता है। आप यहाँ देख सकते हैं एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होते हैं जिनका निर्माण नाइट्रोजनीय
पदार्थों या अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष कार्य को ही संपादित करते हैं। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जैसे कि एक ताले को खोलने के लिए एक विशेष चाबी होती है। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था, आपको याद होगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, जिसमें पूछा गया है कि अधिकतर एंजाइम क्या होते हैं। तो अधिकतर एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ये हमने पढ़ लिया है। अगला सवाल मिलता जुलता है, एंजाइम क्या है? एंजाइम प्रोटीन है और यह उत्प्रेरक के जैसा कार्य करता है। अगला सवाल देखिए, जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी कौन है? बैक्टीरिया, डीएनए। अगर आगे ऑप्शन देखते हैं तो आपको ऑप्शन सी मिलेगा एंजाइम और ऑप्शन डी मिलेगा प्रोटीन। तो अभी हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो भी क्रिया है, जैविक क्रिया या रासायनिक क्रिया, उसको तेज करने के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य कौन करता है? एंजाइम। तो एंजाइम सही उत्तर है, यह प्रोटीन है मूल रूप से और उत्प्रेरक का कार्य करता है। देख रहे हैं, एंजाइम सही उत्तर है। जैविक सिस्टम यानी लिविंग सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज यानी कैटेलाइज करने में उत्तरदायी पदार्थ जो है वह एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन्स होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तित करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न की जाती है। अगला सवाल देखिए, एंजाइमों के संदर्भ में आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, वे जैव उत्प्रेरक हैं। दूसरा, वे शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। निश्चित तौर पर दोस्तों ये बायो उत्प्रेरक के रूप में कार्य करते हैं, ये हमने देखा था। तो दोनों ही यहाँ पर सही है और इनका हर एक एंजाइम का अलग-अलग काम भी होता है, जो जहाँ उत्पन्न होता है वहाँ अपना काम करता है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं जो विशिष्ट जैविक क्रियाओं को अति उच्च दर से संपन्न कराते हैं। एंजाइमों के बिना जैव प्रक्रियाएं अति मंद दर से होती हैं। सामान्यतः एंजाइम उसी स्थान पर कार्य करते हैं जहां वे उत्पन्न होते हैं, जबकि हार्मोन्स अपने उद्गम स्थान से अलग स्थान पर भी कार्य संपादित करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है? तो जाइमेज है, माल्टेज है, इन्वर्टेज है और डायस्टेज है। तो सही उत्तर क्या है? जाइमोज। हमने जाइमेज देखा भी था जब नोट्स पढ़ा था। तो जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है। आप देखेंगे यहाँ C6H12O6 है जो कि ग्लूकोज है और जाइमेज की उपस्थिति में यह चेंज हो जाता है किसमें? इथेनॉल में C2H5OH में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी इसमें बनता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस एक की उत्पत्ति यकृत का कार्य है? लाइपेज की, श्लेष्मा की, यूरिया की या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उत्पत्ति जो है वो निश्चित तौर पर आपके अमाशय के अंदर होता है, यानी स्टोमक के अंदर जठररस के रूप में। श्लेष्मा और लाइपेज दोनों की ही उत्पत्ति इसके द्वारा नहीं होता है। यूरिया से संबंधित यह कार्य जरूर करता है, इसलिए ऑप्शन बी सही माना जाना चाहिए। आप देखिएगा, लीवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, ग्लैंड है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे होता है। आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त हरे लाल भूरे रंग का होता है। आप देखिएगा, इसका जो वजन है वो लगभग 1.5 केजी के आसपास होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है जिसके द्वारा अनेक क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ मुख्य क्रियाएं हैं जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा होता है उसके कुछ प्रोटीन का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन तथा विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करना। तो यूरिया में परिवर्तित करता है, यानी यूरिया का उत्पादन भी हम कह सकते हैं यकृत द्वारा किया जाता है। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति में होता है, यानी किसकी उपस्थिति में लिपिड का पाचन होता है यह बताना है। पीत अम्ल की उपस्थिति में, लाइपेज या पेप्सिन। तो यहाँ पर देखिए, पीत अम्ल तो चाहिए ही चाहिए लिपिड के पाचन में। उसके अलावा देखिएगा तो लाइपेज भी आवश्यक है। पेप्सिन नहीं भी होगा तो चलेगा, यानी कि केवल पहला और दूसरा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। आप देखिएगा यहाँ पर दोस्तों, हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होते हैं। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों तथा
मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा अमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता, फिर भी वह लिपिड्स के पाचन एवं अवशोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है, न कि लिपिड के पाचन में। अगला सवाल है, एंजाइम लाइपेज का स्रोत क्या है? यानी लाइपेज जो एंजाइम है वह किसके द्वारा स्रावित होता है? निश्चित रूप से यह अग्न्याशय द्वारा। हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। देखिए यहाँ लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्न्याशय तथा अमाशय द्वारा स्रावित होता है। तो अग्न्याशय और अमाशय द्वारा यह दोनों में ही इसका स्राव होता है। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचक एंजाइम नहीं है? गैस्ट्रीन, पेप्सिन, टाइलिन या ट्रिप्सिन। गैस्ट्रीन नहीं है। गैस्ट्रीन पाचक एंजाइम के रूप में कार्य नहीं करता है। ट्रिप्सिन हो गया, टाइलिन हो गया और पेप्सिन ये पाचक एंजाइम है जिनका स्राव अग्न्याशय लार ग्रंथि और अमाशय टाइलिन लार ग्रंथि द्वारा, ट्रिप्सिन अग्न्याशय द्वारा और पेप्सिन अमाशय द्वारा इनका स्राव होता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टोइडेज है जो पेप्टोइड्स को तोड़ने का काम करता है, जबकि टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है जो मंड को यानी स्टार्च को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन को में तोड़ने का कार्य करता है। जबकि गैस्ट्रीन जो है ये पेप्टोइड हार्मोन है, यह एंजाइम नहीं है, यह एक हार्मोन है। कौन? गैस्ट्रीन, जो कि अमाशय में जी कोशिकाओं यानी जी सेल्स तथा ग्रहणी यानी ड्यूडेनम द्वारा मुक्त होता है। यह अमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। अगला सवाल क्या है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है? प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? निश्चित तौर पर अमाशय में होता है प्रोटीन का पाचन। तो ऑप्शन डी सही होगा। हमने देखा भी था दोस्तों, इसके बारे में पहले भी पढ़ लिया है और नोट्स में भी पढ़ा था। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय से प्रारंभ हो जाता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है और पचे हुए पदार्थों का अवशोषण भी छोटी आंत में ही होता है, लेकिन प्रोटीन का जो पाचन है वह अमाशय से शुरू हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? तो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में बदलने का काम पेप्सिन करता है और पेप्सिन का स्राव कहाँ होता है? अमाशय में होता है। इसीलिए हमने अमाशय सही उत्तर लगाया था पिछले क्वेश्चन में। प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अमाशय में पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटे पॉलीपेप्टाइड और उनके घटक एमिनो एसिड्स में विघटित कर देता है, जिसके बाद उसका पाचन और आसान हो जाता है। अगले में कथन और कारण दिए गए हैं। कथन है, हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है। क्षुद्रांत्र यानी स्मॉल इंटेस्टाइन। कारण है, अग्न्याशय से प्रोटीन का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। देखिए, अब अगर पहले कथन की बात करें, यहाँ क्या कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन केवल और केवल क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। हमने पढ़ा था दोस्तों, प्रोटीन का पाचन जो है यह अमाशय से ही शुरू हो जाता है। यानी सबसे पहला जो प्रोटीन के पाचन की प्रक्रिया है वो अमाशय में शुरू होती है, जहाँ अमाशय से जो एंजाइम का स्राव होता है अमाशय में, जिसको हम पेप्सिन बोलते हैं, वह प्रोटीन को सबसे पहले पेप्टोन में बदलने का काम करता है, यानी छोटे-छोटे अणुओं में तोड़ने का काम करता है और आगे का उसका पाचन भले ही स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि प्रोटीन का पाचन केवल और केवल स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इसलिए ये गलत हो गया। क्योंकि पाचन का प्रारंभ जो है, प्रोटीन पाचन का प्रारंभ यह अमाशय से ही शुरू हो जाता है, तो उसके पाचन में अमाशय का भी तो रोल है। दूसरा कह रहा है कि अग्न्याशय से, देखिए अमाशय और अग्न्याशय में कन्फ्यूज नहीं होना है। अमाशय यानी कि स्टोमक और अग्न्याशय यानी कि पैंक्रियाज। तो अग्न्याशय से प्रोटीनों का पाचन करने वाली जो एंजाइम होता है वह क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, यानी कि छोटी आंत में भेजा जाता है। ये कारण जो है ये सही है। जो अग्न्याशय है हमारा, उसमें उसमें से ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन, जो कि प्रोटीन के पाचन में काफ़ी सहायक होता है और यह ट्रिप्सिन जा करके उसमें मिलता है कहाँ पर? ड्यूडेनम में, जो कि छोटी आंत का हिस्सा है। तो अग्न्याशय से जो ट्रिप्सिन का स्राव होता है वो छोटी आंत में जा करके भोजन से मिलता है, प्रोटीन से मिलता है, इसलिए यहाँ पर कारण सही है। लेकिन कथन गलत है, तो हम ऑप्शन डी को चूज करेंगे, ए गलत और आर सही।
ठीक है। देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कथन ए गलत है लेकिन कारण सही है। आहार नाल में प्रोटीनों का पाचन अमाशय में ही प्रारंभ हो जाता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलती है। फिर अमाशय के पश्चात भोजन जब क्षुद्रांत यानी स्मॉल इंटेस्टाइन के पहले भाग, जिसको हम ग्रहणी या ड्यूडेनम बोलते हैं, उसमें पहुंचता है, तो अग्न्याशय द्वारा यानी कि पैंक्रियाज द्वारा जो अग्न्याशिक रस भोजन से जाकर के मिलता है, उसमें प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता है, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? ट्रिप्सिन है। और ट्रिप्सिन का स्राव कौन करता है? अग्न्याशय। अग्न्याशय। ग भी आधा ही होगा इसमें। पैंक्रियाज सीधे तौर पर आप याद रख सकते हैं। इसके द्वारा ट्रिप्सिन का स्राव किया जाता है और ट्रिप्सिन भोजन में जाकर मिलता है छोटी आंत में। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को पेप्टोन में बदलना, या प्रोटीन को पेप्टाइड में बदलना, या प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलना, या स्टार्च को ग्लूकोज में बदलना? ये तो ट्रिप्सिन का कार्य ही नहीं है। ट्रिप्सिन का कार्य हमने देखा था कि ट्रिप्सिन जो है यह अग्न्याशय द्वारा उत्पादन किया जाता है, स्रावित किया जाता है, और यह जाकर भोजन से मिलता है छोटी आंत में, जहां वह प्रोटीन को अमीनो अम्ल यानी पॉलीपेप्टाइड में बदलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही माना जाएगा। आप देखिए, ट्रिप्सिन नामक जो एंजाइम है, इसका स्राव पैंक्रियाज द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो एसिड में परिवर्तित करने के लिए उत्प्रेरक यानी कैटलिस्ट का कार्य करता है। ये भी जान लीजिए कि अग्न्याशय एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स्ड ग्लैंड है, जिससे हार्मोन तथा पाचक रस दोनों का ही स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय यानी एल्केलाइन होते हैं, जिन्हें अग्न्याशिक रस यानी पैंक्रिएटिक जूस भी कहते हैं। अगला सवाल आप देखिए 27वें नंबर, मानव शरीर में पुच्छ, पुच्छ बोलते हैं किसको? हमने पढ़ा था पुच्छ बोलते हैं जो आपका औसेसी अंग है उसको, इसको अपेंडिक्स। तो आपसे पूछा गया है कि पुच्छ कौन सी संरचना से संलग्न होता है, किससे जुड़ा होता है? बृहदान्त्र यानी बड़ी आंत से, लार्ज इंटेस्टाइन से, स्मॉल इंटेस्टाइन से, पित्ताशय गॉल ब्लैडर से, या अमाशय यानी स्टोमक से। आपने देखा होगा जब हम डायग्राम देख रहे थे तो सबसे नीचे में जैसे आप देखेंगे इस तरीके से, ये अमाशय हो गया, यहाँ आपका यकृत हो गया, इधर गॉल ब्लैडर हो गया। इसके नीचे आप देखिएगा तो अमाशय के बाद छोटी आंत शुरू हो जाती है, और ऐसे छोटी आंत पूरी घुमावदार तरीके से रहती है, और बाहर इसके बड़ी आंत ऐसे मोटी परत के रूप में लगी रहती है। और आपसे पूछा गया है इसमें कि अपेंडिक्स किस में जुड़ा होता है? इसी में बड़ी आंत में नीचे यहाँ छोटा सा निकला रहता है उंगली टाइप का, जिसको हम अपेंडिक्स बोलते हैं। तो वह बड़ी आंत में यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन से कनेक्टेड होता है। तो ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आप देखिएगा, मानव शरीर में स्थित पुच्छ यानी अपेंडिक्स या कृमि रूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। यह छोटी और बड़ी आंत के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटे वर्म की तरह होता है, जो बड़ी आंत के सीकम द्वारा जुड़ा रहता है। ये हमने नोट्स में भी पढ़ा था। आरंभ में जीवन पूर्णतः शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए इस अंग का उपयोग किया जाता था। जैसे गाय भैंस आज के समय में सेलुलोज युक्त पत्तियां और पेड़-पौधों के हिस्से खाते हैं, जिसको पचाना उनके लिए आज के समय में आसान है, लेकिन मानव अगर खा ले उन पत्तियों को डायरेक्ट, तो पचाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रारंभिक जीवन काल में जब मानव की उत्पत्ति हुई थी, तब मानव उन सभी को भी खाता था, और उस समय में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो अवशेषी अंग जिसको अभी हम बोल रहे हैं अपेंडिक्स, वो उपयोग किया जाता था उस समय सेलुलोज के पाचन के लिए। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्यों के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया है, जबकि शाकाहारी जंतुओं जैसे गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पुच्छ आज भी विकसित अवस्था में है, यानी कि यह अपेंडिक्स उनके गाय भैंस के शरीर में अभी भी कार्यरत है। चित्र में आप देख भी सकते हैं, ये अपेंडिक्स रहा आपका सबसे नीचे यहाँ पर, जो और ये जो है ये बड़ी आंत का हिस्सा है, बड़ी आंत से यह जुड़ा हुआ है अपेंडिक्स। अगला सवाल देखिए दोस्तों, आपसे पूछा गया है मानव शरीर में क्षुद्रांत यानी छोटी आंत
कि 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम है ये बताना है। तो आपको अब इसमें छोटी आंत के जो अलग-अलग भाग हैं 3 भाग, उनकी लंबाई के अनुसार उनको घटते क्रम में सजाना है। 3 भाग कौन-कौन से हैं यहाँ आप देख सकते हैं, ये छोटी आंत का यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है। जो स्टोमक के ठीक नीचे यहाँ पर छोटा-सा हिस्सा होता है छोटी आंत का, ये ये ड्यूडेनम कहलाता है, जिसको हिंदी में हम ग्रहणी बोलते हैं। फिर इसके बाद इसका बीच वाला हिस्सा आता है ये, जिसको हम जेजुनम बोलते हैं, हिंदी में इसको मध्यांत्र बोला जाता है, यानी मध्य आंत बीच का। और सबसे आखिरी जो होता है वो इलियम होता है, जिसको हिंदी में हम लोग शेषांत्र बोलते हैं, यानी शेष जो बचा हुआ है वो। लंबाई के अनुसार देखिएगा तो इलियम सबसे अधिक लंबा होता है, लगभग 3.5 मीटर। फिर जेजुनम, इसकी लंबाई लगभग 2.5 मीटर की होती है, 3 2 5 और 1 6 मीटर हो गया। बचता है ड्यूडेनम, तो ये 25 सेंटीमीटर के आसपास होता है। तो इसमें आप देखिएगा घटते क्रम में लिखना है, तो सबसे अधिक लंबाई हो गई इलियम की, यानी शेषांत्र, तो शेषांत्र पहले आएगा। सबसे कम हो गया ड्यूडेनम यानी ग्रहणी, तो सबसे आखिरी में ग्रहणी आएगा। देखिए ये दोनों तो गलत हो चुका है, इन दोनों में सबसे आखिरी में ग्रहणी इसमें है। इसकी लंबाई कितनी है? लगभग 3.5 मीटर, इसकी 2.5 मीटर और इसकी 25 सेंटीमीटर। तो इस हिसाब से घटते क्रम में लिखा गया है। देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांत या फिर छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के बीच में स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन यानी डाइजेशन होता है और पचे हुए भोजन का अवशोषण भी इसके द्वारा किया जाता है। आप देखिएगा दोस्तों, ड्यूडेनम, इसके 3 हिस्से हैं, जिसमें ग्रहणी यानी ड्यूडेनम, मध्यांत्र यानी कि जेजुनम और शेषांत्र यानी कि इलियम में बटा होता है, जिनकी लंबाई आप देखिएगा 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर और 3.5 मीटर होती है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। अगला सवाल आपके सामने है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29। एक को कथन और एक कारण दिया है आपको। ये कथन है ए और आर जो है वो कारण है। कथन है आपके पास मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। कारण है मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है। देखिए, आज के समय में मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में निश्चित तौर पर सक्षम नहीं है, इसलिए कथन सही हो रहा है। कारण में कह रहा है मानव शरीर में स्टार्च के अपघटक एंजाइम डायस्टेज विद्यमान रहता है, निश्चित तौर पर विद्यमान रहता है। लेकिन सेलुलोज के पाचन में मानव शरीर क्यों असक्षम है, इसके लिए ये जो कारण लिखा गया है ये सही नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हैं, अभी हमने किसी क्वेश्चन में पढ़ा था कि जो अपेंडिक्स है आज के समय में वह अवशेषी अंग बनकर रह गया है, वो कार्यरत नहीं है हमारे शरीर में, इसलिए सेलुलोज को हम नहीं पचा सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप देखिएगा तो ए और आर दोनों सही तो है, लेकिन आर जो है वो ए के लिए सही कारण नहीं है, तो ऑप्शन बी को हम चूज करेंगे। आप देखिएगा, मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मनुष्य के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटक एंजाइम जैसे लारिए डायस्टेज जो है, यह स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। मनुष्य की लार में भी यह पाया जाता है, अतः दोनों कथन सही तो है, लेकिन डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होगा, यह तर्कसंगत नहीं है, इसलिए इस कथन के लिए यह कारण सही नहीं साबित होगा। अगले सवाल में आपको मिलान करना है। इससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसे और वीडियो देखने के लिए। और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दें और कमेंट करें। प्रश्न है दोस्तों, एंजाइम तथा उसके कार्यों के सही जोड़े का चयन करें। एक तरफ है, जैसे यहाँ अम्लीय फॉस्फेट्स है, इधर दिया है सूत्र कणिका चिन्ह किण्वन, जो ऑक्सीकारक कार्यों से संबंधित नहीं है, सॉरी संबंधित है, फिर ये तो गलत हो गया। बाकी के ऑप्शन हम देख, दूसरा ऑप्शन है ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड, डीएनए को विशिष्ट स्तरों पर काटने के लिए। देखिए ये सही है, ऑप्शन बी जो है ये सही है। ई कोलाई के बारे में जो बोला गया है निश्चित तौर पर सही है। ई कोलाई जो है वो बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम होता है, याद रखिए। और निश्चित तौर पर यह डीएनए को विशेष जगहों पर काटने के लिए, जो भी विशिष्ट स्थल होते हैं वहां काटने के लिए यह उत्तरदायी होता है या प्रयुक्त होता है। बाकी एक्रोसिन के बारे में बोला गया है,
अंडे के कार्टिकल कणों द्वारा स्रावित होता है, बिल्कुल नहीं। और सॉक्सिनिस डिहाइड्रोजिनेस जो है, इसके बारे में बोला गया है कि लाइसोसोमल चिन्हक यानी कि लाइसोसोमल मार्कर एंजाइम है जो उपापचयों का जल अपघटन करता है, तो ये भी गलत है। केवल जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। ई कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम है। ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस सेकेंड या इको R2 ये डीएनए को विशिष्ट स्तरों पर काटने के लिए प्रयुक्त होते हैं। अगला सवाल आप देखिएगा, यहाँ भी सुमेलित करना है। एक तरफ आपको एंजाइम का नाम लिखा गया है और दूसरी तरफ उसके कार्य। टाइलिन जैसे यहाँ दिया है, रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, दूसरा स्टार्च को पचाता है, तीसरा प्रोटीन को पचाता है और वसाओं को जल अपघटित करता है और मसृण पेशियों यानी स्मूथ मसल्स को में सिकुड़न प्रेरित करता है। अब देखिए, टाइलिन के बारे में हमने शुरू में ही पढ़ा था कि टाइलिन लार ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और लार में यह पाया जाता है और स्टार्च को यह पचाने में मदद करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। रेनिन की बात करें या फिर ऑक्सीटोसिन की अगर बात कीजिएगा तो यह स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है, तो डी को हम यहाँ मिला देंगे। और रेनिन की बात करें तो यह ब्लड में होता है, इसलिए हम ब्लड से रिलेटेड ऑप्शन को चूज करेंगे। तो डी को हमने सी को 1 में मिलाया, डी को 5 में मिलाया, ए को सेकंड में और बी को थर्ड में। तो 2 3 1 5 आपका सही उत्तर होगा। 2 3 1 5 ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए सही हो गया। सही सुमेलन आप यहाँ देख भी सकते हैं। टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है, रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन में बदलता है और ऑक्सीटोसिन जो है यह स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहाँ आपको बोला गया है फिर से मिलान करना है। एक साइड सूची 1 है यहाँ पर, दूसरी साइड सूची 2 है। पेप्सिन है, पेप्सिन हमने देखा था प्रोटीन के पाचन में सहायता करता है और बाकी इसमें टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन है, केराटिन है और कैरोटीन है। लेकिन अगर इस तरह से सोच के आप मिलाओगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये समझिए। यहाँ पर विटामिन, एंजाइम, हार्मोन और प्रोटीन लिखा गया है और इधर उसके प्रकार हैं। जैसे पेप्सिन क्या है, पेप्सिन विटामिन है या एंजाइम है या हार्मोन है या प्रोटीन है। तो हमने पढ़ा था पेप्सिन एक प्रकार का एंजाइम है जो प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ऐसे ही जो टेस्टोस्टेरोन है या प्रोजेस्टेरोन है, यह क्या होता है, ये हार्मोन होते हैं, तो इनको हम मिला देंगे ऑप्शन सी में। फिर बचता है कैरोटीन और केरेटिन। दोनों अलग अलग चीज है, सुनने में थोड़े एक जैसे हैं। केरेटिन प्रोटीन होता है जो रेशेदार चीजों में जैसे बालों में, नाखूनों में, इन सभी में पाया जाता है। और कैरोटीन जो है ये विटामिन ए का ही एक प्रकार है, ऐसे आप समझिए कैरोटीन। तो यहाँ पर ए को हमने 2 में मिलाया, बी को हमने 1 में मिलाया, सी को हमने मिला दिया 4 में और डी को 3 में। तो 2 1 4 3 आपका सही उत्तर होगा। 2 1 4 3 ऑप्शन बी में दिख रहा है, तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और ये भी 2 3 बार पूछा जा चुका है। आप देख सकते हैं कैरोटीन विटामिन है, एंजाइम पेप्सिन है, पेप्सिन एंजाइम है ऐसे कहना चाहिए। टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन है और केराटिन क्या है, प्रोटीन है। अगला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है। कार्बोहाइड्रेट का जब अपघटन होता है तो क्या बनता है, ग्लूकोज प्राप्त होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो सही उत्तर है। पाचन में कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो उसके बाद ग्लूकोज बनता है जो कोशिकाओं को ऊर्जा प्रदान करता है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ। जो अतिरिक्त ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है और वह कहाँ स्टोर रहता है ये आपको बताना है। तो यह स्टोर रहता है दोस्तों यकृत में, लिवर में। लिवर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसका वेट लगभग 1.5 केजी होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना। आवश्यकता अनुसार यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा में सामंजस्य बनाए रखता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है
किस रूप में, यकृत में या फिर मांसपेशियों में जो ऊर्जा जमा होती है वो किस रूप में जमा होती है ये बताना है आपको। कार्बोहाइड्रेट के रूप में, वसा के रूप में, प्रोटीन के रूप में या ग्लाइकोजन के रूप में। अभी हमने पढ़ा था यकृत में जो ऊर्जा जमा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है, जो वापस से आवश्यकता पड़ने पर ग्लूकोज बन करके और शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। आप देखिएगा शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। आप देखिएगा अगला सवाल है, 10 दिनों से अधिक दिन तक उपवास करने पर लिवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लिवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाएगा, लिवर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, या ट्राइग्लिसराइड्स घटने लगेंगे या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने लगेंगे। देखिए हमने क्या पढ़ा था, लिवर यानी कि यकृत में ग्लूकोज जो है यह संचित रहता है यानी स्टोर रहता है, अतिरिक्त ग्लूकोज। आवश्यकता पड़ने पर इसका इस्तेमाल किया जाता है शरीर द्वारा। अगर 10 दिन से अधिक तक उपवास रहेंगे तो जब भोजन नहीं करेंगे तो फिर ग्लूकोज या शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाएगा, तो लीवर के पास जो स्टोर होगा ग्लूकोज यही काम में लिया जाएगा और धीरे धीरे इसका स्तर कम होते चला जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, सही हो गया। ग्लूकोज का स्तर कम होने लगेगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? निश्चित तौर पर वसा का। इमल्सीकरण भी पित्तरस द्वारा वसा का होता है। आप देखिएगा यहाँ पर पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव ही पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। आगे देखें, अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? हमने देखा था लिवर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका वेट लगभग 1.5 केजी के बराबर होता है। देखिएगा दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है वह यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अगर पूछा जाए एंडोक्राइन ग्लैंड तो वह ऑटो ग्रंथि है यानी थायराइड ग्लैंड है, थायराइड। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार में लगभग 1.5 केजी के आसपास होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है जो कि कार्बोहाइड्रेट, उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का स्रावन इत्यादि कार्य करता है, यानी कार्बोहाइड्रेट और वसा का पाचन करता है। इसके अलावा पित्त रस का भी स्रावन करता है। यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, ये तो हमने पढ़ ही लिया। निम्न अंगों में से पित्त का संचय कहाँ होता है? पित्त का संचय पित्ताशय में होता है, जिसको हम गॉल ब्लेडर भी बोलते हैं, ये याद रखना है। और पित्त का स्राव जो होता है यह यकृत द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका स्टोरेज किया जाता है पित्ताशय द्वारा। आप देखेंगे पित्त का स्रावन जो है यह यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय गॉल ब्लैडर करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल सोखकर इसका अत्यधिक सांद्रण यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबा तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है जो कि उदर गुहा में स्थित रहती है। अगला सवाल है, शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? पित्त का निर्माण यानी पित्त रस का निर्माण यकृत में होता है, लेकिन उसका संचय होता है पित्ताशय यानी गॉल ब्लेडर में। अगला सवाल जो कि 17वीं बीपीएससी 2024 का है, आप देख सकते हैं, आहार नाल का कौन सा भाग यकृत से पित्त प्राप्त करता है? यकृत से पित्त प्राप्त कौन करता है दोस्तों? पित्त प्राप्त करता है छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन भी दिखा देता हूँ। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह छोटी आंत में डायफ्राम के ठीक नीचे रहती है और आंत्रयोजनी अर्थात मेजेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 1.5 केजी होता है। यह अनेक क्रियाओं जैसे पित्त का उत्पादन, ग्लाइकोजेनेसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तित इत्यादि कार्य संपादन करता है। अगर इसमें पित्ताशय रहता तो वो भी आंसर हो सकता था। अगला सवाल देखिए, निम्न कथनों पर विचार करना है। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका रस एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित होता है तथा क्षारीय होता है। इसके रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। ये किसके बारे में बात की जा रही है? देखिए यकृत तो सबसे बड़ा ग्रंथि है, दूसरा नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया।
प्लीहा दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है नहीं, ना ही लार ग्रंथि है। अग्न्याशय सही होगा क्योंकि यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो और यही चीज़ यहाँ पर बोला गया था, तो निश्चित रूप से यह अग्न्याशय यानी पैंक्रियाज के बारे में है। और इसमें से जो अग्न्याशयी रस निकलता है, वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से स्रावित भी होता है और क्षारीय भी होता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। और पूर्ण पाचक रस भी उसको कहा जाता है। आप देखेंगे यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जबकि अग्न्याशय जो है पैंक्रियाज ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्न्याशय से अग्न्याशयी रस स्रावित होता है जो क्षारीय होता है, इस रस को पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। एचसीएल की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी यानी ड्यूडेनम से सेक्रेटिन उत्पन्न होती है। दूसरा है वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। इनमें से कौन सा कथन सही है ये बताना है। देखिए एचसीएल की मौजूदगी में आपको ये तो पता होना चाहिए कि अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी यानी ड्यूडेनम से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है, ये कथन तो सही है। और पहला अगर सही है तो जहां भी पहला को गलत बोला गया है वो तो ऐसे ही कट गया। वसीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है, ये भी सही है, इसलिए यहाँ पर दोनों कथन जो है वो सही है। आप देखिए अग्रहणी की श्लेष्मा की एस कोशिकाओं द्वारा सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्रावन कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन यानी गैस्ट्रिक सेक्रेशन क्षुद्रांत या आमाशय में वसीय अम्लों की उपस्थिति में अम्लीयता को कम करता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोगेस्ट्रोन नामक हार्मोन का स्रावन होता है, ये कथन भी सही था, इसलिए दोनों कथन सही हो गया। इसके बाद आप देखिएगा विटामिन और पोषण टॉपिक है, तो ये भी हम बहुत जल्द करेंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल द जीएस सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।